सोने से पहले सुनी जाने वाली कहानियां अक्सर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां शांति, जादू और सुकून होता है। यहाँ नीले बादलों का रहस्य और जादुई वन की एक विस्तृत कहानी है जो आपको धीरे धीरे नींद की गहराइयों में ले जाएगी। नीले बादलों का रहस्य और जादुई वन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतपुर। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही सरल और खुशमिजाज थे। वहां रातें इतनी शांत होती थीं कि आप अपनी धड़कन भी सुन सकते थे। उस गांव में एक छोटा बालक रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन को कहानियां सुनने का बहुत शौक था, विशेषकर वे कहानियां जो उसके दादाजी सुनाते थे। एक रात जब आसमान में चांद आधा खिला हुआ था और सितारे टिमटिमा रहे थे, आर्यन ने अपने दादाजी से एक विशेष कहानी सुनाने की जिद की। जादुई घाटी की शुरुआत। दादाजी ने आर्यन को अपने पास बिठाया और बोले, आर्यन, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी दुनिया कहाँ चली जाती है? असल में हमारे गांव के उत्तर में उन बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक सपनों की घाटी है। वहां घास रेशम जैसी मुलायम है और पेड़ों पर पत्ते नहीं, बल्कि छोटे छोटे रंगीन बल्ब जलते हैं। आर्यन की आंखें कौतूहल से चमक उठीं। उसने धीरे से पूछा, वहां कौन रहता है दादाजी? दादाजी ने कहानी जारी रखी, वहां नींद के दूत रहते हैं। वे रुई के फाहे जैसे दिखने वाले छोटे जीव हैं जो नीले बादलों पर बैठकर नीचे आते हैं। वे हर उस बच्चे के सिरहाने एक छोटा सा जादुई पाउडर छिड़कते हैं जिससे उन्हें सुंदर सपने आते हैं। आर्यन की काल्पनिक यात्रा। जैसे जैसे दादाजी कहानी सुना रहे थे, आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उस घाटी में महसूस करने लगा। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां मिट्टी की जगह मखमली कालीन बिछा है। हवा में चमेली और रात की रानी की धीमी धीमी खुशबू घुली हुई है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आपको एक नदी दिखाई देती है। लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसका पानी दूध जैसा सफेद है और इसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। नदी के किनारे छोटे छोटे जुगनू नाच रहे हैं। वे एक लय में चमकते और बुझते हैं, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। चांदी का पुल और जादुई पुस्तकालय। घाटी के बीचों बीच एक चांदी का पुल है। जब आप उस पर चलते हैं तो आपके पैरों की आहट नहीं होती, बल्कि हल्की सी घंटी की आवाज आती है। पुल पार करते ही एक विशाल पुस्तकालय आता है जिसकी दीवारें बादलों की बनी हैं। यहाँ दुनिया के हर बच्चे के सपनों की किताबें रखी हैं। वहां एक बूढ़ा पहरेदार है जिसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी है और वो सितारों से बनी टोपी पहनता है। उसका नाम है समय का रक्षक। वह आर्यन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आर्यन, तुम्हारा आज का सपना तैयार है। ये एक उड़ने वाले घोड़े और चॉकलेट के पहाड़ों का सपना है। गहरी नींद का मंत्र। जैसे जैसे रात गहराती है, कहानी और भी शांत होती जाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप उस जादुई घाटी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर लेटे हैं। यहाँ के बादल इतने नरम हैं कि आप उनमें धंसते चले जा रहे हैं। आसमान का रंग अब गहरा बैंगनी हो गया है। सितारे आपके इतने करीब हैं कि लगता है जैसे आप उन्हें छू सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं। पहली सांस, आप महसूस करते हैं कि आपके पैर बिल्कुल हल्के हो गए हैं। दूसरी सांस, आपकी कमर और कंधे पूरी तरह आराम की स्थिति में हैं। तीसरी सांस, आपके मन के सारे विचार उन नीले बादलों के साथ उड़कर दूर जा रहे हैं। समापन की ओर। जादुई घाटी में अब चारों तरफ शांति छा गई है। नींद के दूत ने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने आर्यन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया है, जहां केवल सुखद विचार और शांति है। दादाजी की आवाज अब केवल एक फुसफुसाहट रह गई थी। सो जाओ आर्यन, अब तुम उस घाटी के राजा हो, जहां सब कुछ सुंदर है, जहां कोई शोर नहीं है, बस मीठी नींद है। आर्यन गहरी नींद में सो चुका था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जैसे वो सच में उस चांदी के पुल को पार कर रहा हो। शुभ रात्रि। आर्यन अब गहरी नींद की उस पहली परत में था जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। दादाजी की आवाज अब उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके मन में गूंज रही थी। बादलों का महल और मोतियों की बारिश। जैसे ही आर्यन ने उस सपनों की घाटी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर रुई की तरह हल्का हो गया है। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था, जो पारदर्शी संगमरमर और जमे हुए बादलों से बना था। इस महल के बुर्ज इतने ऊंचे थे कि वे सीधे चांद को छू रहे थे। अचानक आसमान से छोटी छोटी बूंदें गिरने लगीं, लेकिन ये पानी की बूंदें नहीं थीं, बल्कि नीली रोशनी के मोती थे। जैसे ही एक मोती आर्यन की हथेली पर गिरा, उसे एक ठंडी और सुखद लहर महसूस हुई। हर मोती के गिरने के साथ एक धीमी टिन टिन की आवाज आ रही थी, जो किसी लोरी की तरह लग रही थी। नीले हाथी और उड़ती हुई नावें। महल के बगीचे में आर्यन ने देखा कि कुछ नीले रंग के हाथी हवा में तैर रहे थे।
उनके कान बड़े बड़े पंखों जैसे थे। एक हाथी आर्यन के पास आया और अपनी सूंड से उसे एक चमेली का फूल भेंट किया। क्या तुम सैर करना चाहोगे? हाथी ने अपनी आवाज के बजाय विचारों से पूछा। आर्यन मुस्कुराया और हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और वे ऊपर और ऊपर उड़ने लगे। नीचे शांतपुर गांव एक छोटे से खिलौने जैसा दिख रहा था। ऊपर से देखने पर पूरी घाटी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने नीले मखमली कपड़े पर ढेर सारे हीरे बिखेर दिए हों। शांति का झरना। वे उड़ते हुए एक विशाल झरने के पास पहुंचे जिसे शांति का झरना कहा जाता था। इस झरने का पानी गिरते समय शोर नहीं करता था, बल्कि उसमें से एक ऐसी ध्वनि निकल रही थी जो मन को बिल्कुल शांत कर देती थी, जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक या किसी की धीमी सांसें। झरने के पास कुछ नन्हे परी कथा के पात्र बैठे थे। वे सुनहरी स्याही से बड़ी बड़ी किताबों में कुछ लिख रहे थे। हाथी ने बताया, आर्यन, ये वे अच्छी बातें लिख रहे हैं जो आज दुनिया के बच्चों ने की हैं। जितनी अच्छी बातें यहाँ लिखी जाती हैं, रात उतनी ही शांत और सुंदर होती है। सितारों का कंबल। हाथी ने आर्यन को वापस उस नरम बादल वाले पहाड़ पर उतार दिया। अब रात अपनी चरम सीमा पर थी। समय के रक्षक ने आसमान से एक बड़ा सा सितारों का कंबल खींचा और उसे धीरे से पूरी घाटी पर फैला दिया। इस कंबल के नीचे सब कुछ थम गया था। हवा ने भी बहना बंद कर दिया था ताकि कोई हलचल न हो। चारों तरफ बस एक ही एहसास था, सुरक्षा और सुकून का। आर्यन ने करवट बदली। सपने के भीतर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो कितना सुरक्षित है। उसे याद आया कि दादाजी ने कहा था, नींद एक ऐसी जादुई जगह है जहां हम अपनी सारी थकान उतार देते हैं और कल के लिए नई ऊर्जा भरते हैं। चांद की लोरी। अब चांद बिल्कुल उसके सिर के ऊपर था। चांद की चांदनी से एक धीमी गुनगुनाहट निकल रही थी। वो गीत बिना शब्दों का था, लेकिन उसका अर्थ था, निश्चिंत रहो, दुनिया शांत है, तुम सुरक्षित हो और सुबह एक नई मुस्कान के साथ तुम्हारा स्वागत करेगी। आर्यन का मन अब पूरी तरह से विचारों से खाली हो चुका था। वो उस नीले बादल की गहराई में और नीचे समाता जा रहा था, जहां न कोई कहानी थी, न कोई तस्वीर, बस एक गहरा गहरा और मीठा सन्नाटा था। अब कहानी के पात्र भी सो चुके हैं। जादुई घाटी के द्वार धीरे से बंद हो रहे हैं। आपकी सांसें अब पूरी तरह तालबद्ध हैं। उस ठंडी और सुखद नीली रोशनी को अपने चारों ओर महसूस करें और सो जाएं। शुभ रात्रि। आर्यन अब नींद के उस गहरे पड़ाव पर था जिसे अनंत विश्राम कहा जाता है। यहाँ कहानियां शब्दों से नहीं, बल्कि एहसासों से बुनी जाती हैं। जादुई घाटी के उस मखमली पहाड़ पर लेटे हुए उसे महसूस हुआ कि वो बादल धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा है, जैसे कोई पालना उसे धीरे धीरे झुला रहा हो। सुनहरी रेत का तट और मौन सागर। बादल उसे उड़ाकर एक ऐसे समुद्र के किनारे ले आया जहां का पानी पूरी तरह स्थिर था। ये विस्मृति का सागर था। यहाँ की रेत सुनहरी थी और हर कण एक छोटे जुगनू की तरह चमक रहा था। आर्यन ने जब उस रेत पर कदम रखा तो उसे लगा जैसे वो रुई पर चल रहा है। अजीब बात यह थी कि यहाँ कोई लहर नहीं थी। समुद्र का पानी आईने की तरह साफ था, जिसमें ब्रह्मांड के सारे तारे साफ दिखाई दे रहे थे। जब आर्यन ने पानी को छुआ तो वो गर्म या ठंडा नहीं था, बल्कि उसका तापमान बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे शरीर का होता है, एकदम आरामदायक। स्वप्न वृक्ष की छाया। तट के किनारे एक विशाल वृक्ष खड़ा था। इसे स्वप्न वृक्ष कहा जाता है। इसकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे हिस्से तक थीं और इसकी टहनियां आकाश गंगा तक फैली हुई थीं। इस पेड़ के फल कोई फल नहीं थे, बल्कि छोटी सी कांच की गेंदों जैसे थे, जिनमें रंग बिरंगी रोशनी नाच रही थी। एक छोटी सी नीली चिड़िया, जिसके पंख पारदर्शी थे, आर्यन के कंधे पर आकर बैठी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, यहाँ हर वो चीज है जो तुम बनना चाहते हो। तुम चाहो तो एक पंछी बनकर उड़ सकते हो, या चाहो तो समुद्र की गहराई में एक मछली बनकर तैर सकते हो। यहाँ सीमाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। मौन का संगीत। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, घाटी में एक नया संगीत गूंजने लगा। ये संगीत कानों से नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस किया जा रहा था। इसे मौन का संगीत कहते हैं। ये वैसा ही सुकून देता है जैसा तब महसूस होता है जब हम माँ की गोद में सिर रखकर सोते हैं। आर्यन ने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे प्रकाश के पुंज, लाइट ऑर्ब्स तैर रहे हैं। वे उसके चारों ओर एक गोला बनाकर घूमने लगे। हर घूमते हुए पुंज के साथ आर्यन के शरीर का तनाव और भी कम होता गया। उसके हाथों की उंगलियां ढीली पड़ गईं, माथे की सिलवटें गायब हो गईं और उसकी धड़कन एक शांत लय में आ गई। रात के रक्षक, सफेद हिरण। तभी जंगल की ओट से एक राजसी सफेद हिरण बाहर आया। उसके सींग चांदी के बने थे और उनसे दूधिया रोशनी फूट रही थी। ये रात का रक्षक था। वो धीरे धीरे आर्यन के पास आया और अपना सिर उसके पास झुका दिया। हिरण ने कहा,
तारांकन मनुष्य के बच्चे, डरो मत। रात अंधेरा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का आलिंगन है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी गोद में सुलाता है, ताकि तुम कल सूरज की पहली किरण के साथ पुनर्जन्म ले सको। आर्यन ने उस हिरण की कोमल गर्दन पर हाथ फेरा। वो इतना मुलायम था, जैसे रेशम और मखमल को मिला दिया गया हो। उस हिरण की उपस्थिति ने आर्यन को एक असीम सुरक्षा का अनुभव कराया। उसे लगा कि अब उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कल के स्कूल की, ना होमवर्क की, ना ही किसी डर की। नींद की सबसे गहरी परत, शून्य। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां सब कुछ ओझल होने लगता है। आर्यन अब उस सफेद हिरण की पीठ पर सवार होकर घाटी के सबसे शांत कोने की ओर बढ़ रहा था। वहां एक गुफा थी जो नीले फूलों से ढकी हुई थी। गुफा के भीतर केवल एक हल्की नीली और सुखद धुंध थी। जैसे ही आर्यन उस धुंध में प्रविष्ट हुआ, उसे लगा कि वो अब अकेला नहीं है, बल्कि वो खुद उस शांति का हिस्सा बन गया है। अब न वहां पहाड़ थे, न महल, न हाथी। वहां केवल तीन चीजें बची थीं। एक, शांति, जो उसके मन में थी। दो, अंधेरा, जो बहुत ही सुखद और कोमल था। तीन, गहरी नींद, जो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए थी। विदाई और अनंत विश्राम। जादुई घाटी अब धीरे धीरे ओझल हो रही थी। चांदनी अब और भी मध्यम हो गई थी। तारामंडल अब आर्यन के लिए एक लोरी गा रहा था। सो जाओ नन्हे राही, अब सफर थम गया है। पहाड़ों ने चादर ओढ़ ली है, हवा सो गई है। आर्यन अब नींद के उस महासागर में उतर चुका था, जहां समय का कोई बोध नहीं रहता। यह नींद की वो चौथी अवस्था थी, जिसे स्वप्निल शून्य कहा जाता है। यहाँ कहानियां शब्दों के बिना चलती हैं और दृश्य भावनाओं में बदल जाते हैं। सफेद हिरण ने उसे नीली गुफा के द्वार पर उतार दिया था, और अब आर्यन अकेले ही उस परम शांति की यात्रा पर था। मोतियों का झूला और बादलों का बिछौना। जैसे ही आर्यन गुफा के भीतर पहुंचा, उसे लगा कि वो पानी के भीतर तैर रहा है, लेकिन वो पानी नहीं, बल्कि तरल चांदनी थी। ये उसे भिगो नहीं रही थी, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही थी। गुफा की छत से हजारों छोटे छोटे चमकीले धागे लटक रहे थे। हर धागे के सिरे पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। इन हीरों से जो संगीत निकल रहा था, वो अब तक के